अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हफ्ते को अमरीकी सालिसी से नाफिज होने वाले पाक भारत सीज फायर के तहत आज दोनों ममालिक के डीजीएमओस का पहला राब्ता हो गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओस के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड हो गया है, जबकि अब भी जंगी माहौल जारी रखने पर इसरार करने वाला भारतीय मीडिया खुद मान रहा है कि डीजीएमओस की बातचीत में सीज फायर जारी रखने पर इत्तफाक कर लिया गया है। साथ ही फौरी तौर पर सरहद से फौजियों की तादाद को कम करने पर भी इत्तफाक कर लिया गया है। इसके अलावा आज पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस मुकम्मल होने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है और इसे मौरकाए हक का नाम दे दिया है। ISPR ने अपने तफसीली एलामिये में इस कामयाब ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तो हफ्ते को ही कौम से खिताब कर दिया था और हालिया टकराव में पाकिस्तान को फतहयाब करार दे दिया था। बैनुल अक़वामी मीडिया भी यही बयान कर रहा था, मगर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुकम्मल तौर पर खामोश थे। खुद पर होने वाली तनकीद का जवाब नहीं दे रहे थे, ऑपोजिशन के सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे। भारत में सोशल मीडिया और मीडिया के थोड़े से आज़ाद हिस्से की तरफ से उन पर और उनकी नाकाम हिकमत अमली पर भरपूर तनकीद हो रही थी। सवाल उठ रहा था कि अगर मोदी की हुकूमत का ये दावा दुरुस्त है कि पाकिस्तान बैकफुट पर था और भारत की मिलिट्री कामयाबियां हो रही थीं, तो किसी से डिक्टेशन ना लेने का दावा करने वाले मोदी ने अमेरिकी सदर ट्रंप का डिक्टेशन लेकर सीज फायर क्यों कर दिया? या फिर अपनी हिकमत अमली नाकाम होने, 3 रफाल तैयारों समेत 5 तैयारे गिरने और पाकिस्तान की तरफ से किए गए मिसाइल हमलों में एयर बेसिस और दिफाई निज़ाम S-400 की तबाही के बाद मोदी के पास सीज फायर के अलावा कोई ऑप्शन ना रहा और उन्हें सदर ट्रंप ने रेस्क्यू किया। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म मोदी ने भारतीय अवाम से खिताब किया और दावा कर दिया कि सीज फायर के लिए पाकिस्तान के डीजीएमओ ने राब्ता किया था। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान पर किए गए मिसाइल हमलों के जवाब में पाकिस्तान की तरफ से भारत पर किए गए हमलों पर हैरानी का इजहार कर दिया। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर, हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया तो भारत ने भी उस पर विचार किया और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। भारत पर हमला हुआ, हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मगर कल प्रेस ब्रीफिंग के दौरान डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वादे कर दिया था कि पाकिस्तान ने कभी जंगबंदी की दरख्वास्त नहीं की। 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत ने दरख्वास्त की थी, जिस पर पाकिस्तान ने बहुत वाज़ेह जवाब दे दिया था कि हम बदला लेने के बाद ही बात करेंगे। Let me say it very clearly and put it on record. Pakistan never requested. On the night of 6th and 7th May, the Indians requested after those attacks, and Pakistan gave a very clear response that we will communicate back only after we have given the response that this and retribution that this act deserves. On 10th of May, after that response and retribution on the request and intervention of the international interlocutors, we responded to the already made request of the Indians. What was the public position of the Ministry of Defence of the Indian Armed Forces, who was asking for non-escalation was the just retribution of Pakistan Armed Forces have gone. So I think the record publicly, the facts speak for themselves. इस बात की तस्दीक इस बात से भी होती है कि जब पाकिस्तान ने जवाब दे दिया, उसके बाद भी खुद भारतीय फौज की तर्जुमान के ने वो बयान दिया जिसमें उन्होंने 10 मई को पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई के बाद कहा था कि भारतीय मुसल्लह अफवाज कशीदगी में कमी के अपने अज़म को दोहराती हैं। अगर पाकिस्तान कोई कार्रवाई ना करे तो Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation provided it is reciprocated by the Pakistan military. वज़ीर आज़म मोदी जो कुछ भी कहें, फेस सेविंग के लिए कुछ भी मौक़िफ़ अख्तियार करें, वो ना दुनिया मान रही है और ना ही भारत में न्यूट्रल और बैलेंस्ड आवाज़ें उनके दावे को तस्लीम कर रही हैं। वज़ीर आज़म मोदी के खिताब से पहले आज अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत सीज़ फायर को डीजीएमओस का राब्ता नहीं बल्कि अमरीकी सालिसी का नतीजा करार दिया। उन्होंने कहा कि अमरीका ने पाकिस्तान और भारत दोनों पर जंग रोकने के लिए दबाव डाला तो तब जाकर वो सीज़ फायर के लिए राज़ी हुए।
My administration helped broker a full हफ्ते के दिन मेरी इंतजामिया ने बहुत सारे जौहरी हथियारों के हामिल दो ममालिक यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान खतरनाक तनाज़े को ख़त्म करने के लिए मुकम्मल और फौरी जंगबंदी में मदद की, जो मेरे नज़दीक मुस्तकिल होनी चाहिए। वो इस पर बहुत तेज़ी और सरगर्मी के साथ आगे बढ़ रहे थे और बज़ाहिर ये सिलसिला रुकने वाला नहीं था। और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत फ़ख्र है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की क़यादत ताकतवर लेकिन पुरज़्म थी। वो हकीकत में हालात की संगीनी को पूरी तरह जानने और समझने की ताकत, हिकमत और इस्तिकामत के हामिल थे और हमने उनकी बहुत मदद की। हमने तिजारत के जरिए भी मदद की। मैंने कहा, सुनो, हम आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा तिजारत करने वाले हैं, आप इसे रोको, इसे रोको। अगर आप इसे रोकते हैं तो हम आपके साथ तिजारत करेंगे, अगर आप इसे नहीं रोकते हैं तो हम कोई तिजारत नहीं करेंगे। लोगों ने तिजारत को इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह मैंने इसे इस्तेमाल किया। अचानक उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि हम रुक सकते हैं और वो रुक गए। उन्होंने बहुत सारी वजूहात की बिना पर ऐसा किया, लेकिन तिजारत इसमें एक बड़ी चीज़ है। हम पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा तिजारत करने जा रहे हैं, हम भारत के साथ बहुत ज़्यादा तिजारत करने जा रहे हैं। हम इस वक्त भारत के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम जल्द ही पाकिस्तान के साथ भी मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। हमने जौहरी तनाज़े को रोक दिया है। मेरे ख़याल में ये बहुत बुरी एटमी जंग होती, लाखों लोग मारे जा सकते थे। सो मैं इस पर बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ। यानी अमेरिकी सदर ट्रंप का मौक़िफ़ भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के मौक़िफ़ की वाज़ेह तौर पर नफ़ी कर रहा है। अमेरिका पाक भारत सीज़ फायर का क्रेडिट ले रहा है, पाकिस्तान अमेरिका का शुक्रिया अदा कर रहा है, मगर क्योंकि जहरियत भारत ने शुरू की थी इसलिए वज़ीर आज़म मोदी अपने अवाम के सामने ये हकीकत मानने को तैयार ही नहीं है कि सदर ट्रंप ने सीज़ फायर कराया। दूसरी तरफ आज से पहले मुज़ाकरात की मेज़ पर आने से मुकम्मल तौर पर इनकारी वज़ीर आज़म मोदी ने आज अपनी तकरीर के आखिर में मुज़ाकरात के लिए रजामंदी तो जाहिर की, मगर साथ ही कहा मुज़ाकरात सिर्फ दहशत गर्दी और पाकिस्तानी कश्मीर पर होंगे। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी, कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। शांति का मार्ग भी सख्ती से होकर जाता है। हुकूमत से पूछेंगे कि हुकूमत की इस पर क्या राय है, क्योंकि दहशतगर्दी के हवाले से तो पाकिस्तान का भी भारत के खिलाफ एक मजबूत केस मौजूद है। और अगर मोदी कश्मीर पर बात करने को तैयार हैं तो क्या हुकूमत इसको एक अहम संगीबील के तौर पर ले रही है कि जिसमें वज़ीर आज़म मोदी अपने अवाम की मुज़ाकरात के लिए ये कहकर जहन साजी कर रहे हैं कि मुज़ाकरात तो होंगे मगर सिर्फ पाकिस्तानी कश्मीर पर। क्या पाकिस्तानी हुकूमत इसे एक मौके के तौर पर देख रही है या धमकी के तौर पर देख रही है? हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, ज़ाहिर है बहुत सारी बातें की हैं। एक तरफ तो वो हैरान है कि पाकिस्तान ने हम पर ही हमला कर दिया, हमारा साथ देना चाहिए था, हमने जो मिसाइल हमले पाकिस्तान में किए थे और बकौल उनके कि दहशतगर्दों को टारगेट किया था। मगर जो मुज़ाकरात की बात है, क्योंकि पहले तो कहते थे हमने बात करनी नहीं है, दुनिया कुछ भी कर हमने बात करनी नहीं है, ये आपको लग रहा है कि अपनी अवाम की जहन साजी कर रहे हैं या फिर वाकई धमकी दे रहे हैं? देखिए, ये मेरा ख्याल है कि एक हारे हुए जवारी की तरह गुफ्तगू कर रहे हैं जिसके पल्ले कुछ नहीं रह गया और वो अपनी जो है पोजीशन जो है रिट्रीव या सैल्वेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज उनको अपनी होम ग्राउंड पे जो हमसे नुकसान पहुंचा वो तो पहुंचा ही है, हम तो खैर दुश्मन हुए, लेकिन उनकी अपनी होम ग्राउंड में जो पार्लियामेंट में लोकसभा के अंदर जो उनके साथ हुआ है, जो मीडिया में हो रहा है, जो पब्लिक ओपिनियन जो है उनके खिलाफ हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि दिस इज अ वेरी डेस्परेट अटेम्प्ट टू सैल्वेज हिज रेपुटेशन एज ए लीडर और एज प्राइम मिनिस्टर। अदरवाइज मेरा ख्याल है कुछ सब्सटेंस वहाँ पे रह नहीं गया उनकी बातों में। अगर आप उनकी बातों का एनालिसिस भी करें तो दहशतगर्दी वाली बात या आज़ाद कश्मीर वाली बात जो है, मेरा मतलब है उन्होंने मेरे नज़दीक 3 इम्पॉर्टेंट इश्यूज है, 2 इम्पॉर्टेंट इश्यूज को तो उन्होंने मान लिया है, कश्मीर को भी मान लिया है और साथ दहशतगर्दी को मान लिया। तीसरा जो इशू है वो बेसिकली इशू नहीं है, लेकिन फिर भी पानी का मसला जो है सिंध तास माहिदा जो है वो भी डिस्कस किया जा सकता है। तो एजेंडा जो है ऑलमोस्ट जो हम चाहते हैं, जो मेरी दानिश में होना चाहिए, 2/3 जो है वो तो ऑलरेडी उन्होंने स्पेल आउट कर दिया है। तो मेरा ख्याल है कि इस सारी जो उनकी तकरीर है उसमें एक सिल्वर लाइनिंग है और एक पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इस कॉन्फ्लिक्ट में से एक अपॉर्चुनिटी निकली है
जिसमें हम उन चीज़ों पर डिस्कशन कर सकते हैं जो चीज़ें नॉट ओनली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया के ने जो एक जनरेट की हुई थी दहशतगर्दी इंटरनेशनल, जिसमें निशाना बने, कनाडा भी बना, अमेरिका भी बना और हम भी बनते रहे हैं, वो सारी डिस्कस हो सकती हैं। सर ये बड़ी आप हम बात करें, यानी कि जो वज़ीर आज़म मोदी जो कहते थे कश्मीर पे तो बात हो ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं है, यानी ये आप कह रहे हैं कि पहले तो ट्रंप का कश्मीर का जिक्र कर देना, जिसको ज़ाहिर है बहुत आग लगी भारत के अंदर कि ये कैसे हो गया कि ट्रंप कह रहे हैं कि कश्मीर के हवाले से भी बातचीत, तो आप ही कह रहे हैं कि अब जो वो बात कर रहे हैं, बेशक ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कश्मीर पर बात होगी, बट मान रहे हैं डिस्प्यूट को, और ये एक सिल्वर लाइनिंग है इसमें कि वो बातचीत के लिए कम से कम 2/3 बातें, क्योंकि आपने भी 3 बातें कही थी, मुझे याद है कि आप कह रहे थे कश्मीर पर बात कर लें, दहशतगर्दी पर बात करें और पानी पर बात करें, तो आप ये कह रहे हैं कि यहां से आपको बातचीत ही होती नजर आ रही है, कोई ना कोई दरवाजा खुलता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मैं 2/3 जो मैंने कहा है वो तो तस्लीम हो गया है। जहां तक बाकी रह गया पानी, तो पानी तो हमारे हिसाब से ओपन ही नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो ओपन करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें मुदाखलत जो है वो वर्ल्ड बैंक की भी होगी, कोई एक इंटरनेशनली नेगोशिएटेड ट्रीटी है। लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा दहशतगर्दी पे डायलेट करूंगा कि हमारे खिलाफ जो है एक महाज पे जो है वो हिंदुस्तान जंग नहीं लड़ रहा। एक तरफ तो जो हमारी मशरकी सरहद है उसके ऊपर तो वो खुद लड़ रहे हैं, मगरबी सरहद के ऊपर BLA और TTP एक्चुअली हिंदुस्तान की एक्सटेंशंस हैं। ये उनके पालतू लोग हैं जो जिनके जरिए वो हमारे थ्रू आउट फॉर मैनी ईयर्स, ये इस बार ये कोई नई बात नहीं है, 15, 20, 25 साल हो गए हैं कि हमारी ये सरहद भी जो है डिस्टेबलाइज हुई है। पहले यहाँ पे हमारी फौज जो है तैनात ही नहीं होती थी, बहुत कम होती थी। ये दहशतगर्दी का सबसे बड़ा विक्टिम है पाकिस्तान, ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। और हमारे खिलाफ जो इल्जामात भी दहशतगर्दी के लगे हैं वो सारे के सारे अपने इसी खत्ते में, लेकिन ये तो ओवरसीज समुंदर पार ले गए दहशतगर्दी को। सिखों के पीछे कनाडा पहुंच गए, फिर और लोगों के पीछे अमेरिका पहुंच गए। तो मेरा ख्याल है जितना बड़ा सर्टिफाइड दहशतगर्द जो है वो मोदी है, दुनिया में कोई नहीं है। और हम तो मैंने बार बार कई सालों से कह रहा हूं और इस क्राइसिस के दौरान बार बार कहा है कि हमारे ऊपर हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन कर लें। पुलवामा पे जो है कोई इन्वेस्टिगेशन, इंटरनेशनल कमीशन बना के इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। अमेरिका ने इंडिया ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। अभी भी टेररिज्म का अगर जवाब दिया है तो पहली डिमांड हमारी ये होनी चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन की जाए जो तुमने हम पे इल्जामात लगाए हैं। और हम अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं कहते, हम अपनी तफ्तीश नहीं करना चाहते, दुनिया हमारी तफ्तीश करे कि आके कि हम दहशतगर्दी करते हैं और जिन जगहों को इनमें निशाना बनाया है वहां पर दहशतगर्द ठिकाने हैं या नहीं, या जो दहशतगर्द जिनके नाम ये लेते हैं वो हमारे इधर हैं या कहीं और बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल रिश्ते नाते जो है ना हमने कई सालों से जो है वो उनसे मुनक़ता कर लिए हुए हैं। उन लोगों से उनके रिश्तेदार वगैरह रहते होंगे, लेकिन दे आर एज बैड फॉर अस एज फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सब अब ये आपने यानी कि पाकिस्तान के पास एक आप ये कह रहे हैं भारत के खिलाफ एक तगड़ा केस मौजूद है, अगर मुज़ाकरात की टेबल पर आते वो पाकिस्तान पेश करने को तैयार है। क्योंकि दिलचस्प बात ये थी कि भारतीय मीडिया जब ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि कराची में घुस गई नेवी, लाहौर में घुस गई मिलिट्री, इसके अलावा एयरफोर्स से वो पता नहीं किसके शहर में घुस गए, तो दिलचस्प बात यह कि वो बात कर रहे थे कि दहशतगर्दी के खिलाफ भारत कार्रवाई कर रहा है, मगर फखर से बता रहे थे कि बलूचिस्तान में BLA घुस गई और उसने कब्जा कर लिया है बलूचिस्तान में। तो एक तरफ दहशतगर्दी की शिकायत कर रहे थे, दूसरी तरफ इसको फखर से बता रहे थे। तो आप ये कह रहे हैं टेबल पर पाकिस्तान दहशतगर्दी पर आने के लिए तैयार है और अपने सबूत रखने को तैयार है, वो भी दुनिया के सामने भी और भारत के सामने भी। शादेब, ये इस जंग में जो है ना हर महाज पे पाकिस्तान को फतह हुई है। ये जो इश्यूज खुल गए हैं दहशतगर्दी की भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए। उसके बाद जो कश्मीर की उन्होंने बात की है, जिसको ये इशू नहीं मानते थे, 370 और 35A के तहत उसका स्टेटस खत्म किया हुआ था, वो भी खुलेगा। ये तो नहीं है कि ये कश्मीर जो है जी मकबूजा कश्मीर की बात ना करें और आज़ाद कश्मीर की बात करें। कश्मीर पे जब बात होगी तो कश्मीर पे बात टोटलिटी में होगी,
उसका जो मुकम्मल जो कश्मीर है उसकी बात होगी, जिस जो मुझे बताया जाए एक जो है कि ये क्या बात जब भी करेंगे तो क्या उसमें सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन ही आएगा जिसमें प्लेबिसाइट की हुई है, तो उसकी सारी दुनिया ने सपोर्ट की हुई है ना। वो यूनाइटेड नेशंस का एक रेजोल्यूशन है, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है, और उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तस्लीम किया हुआ है, ही इज ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने जो वजीर आजम थे उस वक्त जो है को तस्लीम किया। कोई ये नहीं है कि उनकी को आने वाली नस्लें जो मोदी जैसे बंदे पैदा हो जाएं तो वो डिनाई कर दें। ये कदी एक चीज जो है ये तो क्या कहते हैं कि ये तो पत्थर में ये किया इनग्रेव्ड है ये चीज जो है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। साहब, और अब जब ज़ाहिर सदर ट्रंप क्रेडिट ले रहे हैं और मोदी के लिए बड़ा मुश्किल है वहाँ पर मानना, क्योंकि वो एक स्ट्रांग मैन, उन्होंने एक पर्सनैलिटी डेवलप की हुई है कि जी मैं तो किसी का डिक्टेशन ही नहीं लेता। भारत में तनकीद हो रही है कि अगर आप कामयाब हो रहे थे तो क्यों डिक्टेशन लिया, नाकाम हो रहे थे तो फिर ये कार्रवाई ही क्यों की थी। ये बताइएगा कि ऐसा हुआ क्या 10 मई को कि जिसमें अमेरिका जो ला ताल्लुक था, जेडी वेंस तो ऑलमोस्ट एक इंटरव्यू में कह चुके थे कि दोनों मिलकर हल करें या फिर इतनी कार्रवाई भारत कर ले कि अमेरिका को इतनी ज्यादा इंटरवेंशन करनी पड़ी। सीएनएन कह रहा है पता नहीं कोई अलार्मिंग इंटेलिजेंस ऐसी मिली थी कि जिसमें उन्होंने मोदी को कॉल करके बताया और फिर वो सारा का सारा मामला क्या हुआ था ऐसा। देखें, हमने तो थ्रू आउट इस क्राइसिस के जो है एक रेस्ट्रेंट जो है ना अप्लाई किया, लेकिन जब ना दुनिया एक्सपेक्ट करती थी और हिंदुस्तान तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जब इसको फजर के वक्त जो है 10 मई को जो हमने अपना रिटेलिएशन अपनी स्टार्ट की है, तो दे वर स्टन्ड। उनका जो विद इन कपल ऑफ आवर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जनूब से लेके जो है शमाल तक जितने इनके एयरपोर्ट थे सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए, और पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वाज प्रैक्टिकली रूलिंग द स्काइज। उस वक्त जमीन के ऊपर भी और आसमानों पे भी जो है वो हमारी एयरफोर्स और नीचे बड़ी फौज जो है वो बिल्कुल अनचेक्ड जो है उस वक्त जारी थी। और इस वक्त वो रियलाइजेशन बड़ी जल्दी हुई उनको इंडिया को कि ये पासा पलट गया है, और शुरू की जो उनकी शिकस्त थी उसको उन्होंने छुपाया, जहाज डाउन हुए छुपाया। अब जब उनके एक ब्रीफिंग देने वाले एयरफोर्स के ऑफिसर से पूछा गया तो उसने ऑलमोस्ट यू ना इन इम्प्लाइड वे उसने सारे का सारा एडमिट किया कि भाई जंगों में नुकसान तो होते हैं, इस तरह तो होता है फिर इस तरह की बातों में। तो ये उन्होंने कह दिया जो है उनके जो तो क्या पाकिस्तान, क्योंकि जो हमें उस वक्त सिक्योरिटी जराए बता रहे थे वो ये कि अब अगर भारत ने इसका रिस्पॉन्ड किया तो हम उनके हाई वैल्यू इकोनॉमिक एसेट्स पर हमला करेंगे। क्या ये इंटेलिजेंस थी पाकिस्तान की, या पाकिस्तान ने कम्युनिकेट कर दिया था अमेरिका को कि हम इस एस्केलेट नेक्स्ट लेवल पर करेंगे अगर भारत ने हमला किया? क्या हुआ था? हमने बिल्कुल ये वी वर रेडी कि अगर ये जो हमारा पहला हमला जो है जो पहली जो फजर के वक्त जो स्टार्ट हुआ है, अगर उसमें जो कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता तो देन वील गो टू द नेक्स्ट लेवल। ये बिल्कुल एक डिक्लेयर्ड हमारा प्रोग्राम था विच वाज डेफिनेटली कम्युनिकेट हुआ होगा, लेकिन जो हमने डिसाइड किया हुआ था कि नेक्स्ट जो है लेवल पे हम इसको एस्केलेट करेंगे। लेकिन हमें अल्लाह के फजल से उसकी मेहरबानी से इतनी सक्सेस हुई फर्स्ट उसके अंदर कि ये उसी वक्त इन्होंने एक को नहीं, दो को नहीं, को 5 ममालिक को उन्होंने अप्रोच किया कि हमारी कोई बातचीत करवाएं, कोई ये सीज फायर कराएं, हमारी बातचीत को कराएं। ये वाज़ेह है, अदरवाइज जिस तरह का एटीट्यूड इनका था कि ये एस्केलेशन पे एस्केलेशन। और दूसरा सबसे बड़ा टिपिंग पॉइंट ये हुआ है कि जो इन्होंने 3-4 हमारे एयर बेसिस के ऊपर रात को 2-2:30 बजे के करीब जो है हमला किया है, नूर खान बेस पे, रेमजार खान पे, उसके बाद जो सिंध में एक बेस है जामशोरों के पास, वहां पे इन्होंने हमला किया। हमारे नुकसान कोई नहीं हुए, माइनर नुकसान हुए हैं। वो किसी ने कहा कि जी उन्होंने रेमजार खान की जो है रनवे जो है फ्लैटन कर दिया, उसको फ्लैट कर दिया। रनवे तो होती फ्लैट है, रनवे को तो अनफ्लैटन करते हैं, फ्लैटन नहीं करते। ये उनकी जो है वो जो उनका जो भी वो बोल रहा था, जो कमेंट्री कर रहा था उनका एयरफोर्स का बंदा, उनको बताना चाहिए कि रनवे तो होती फ्लैट है, तो उसको फ्लैट करने की जरूरत नहीं होती। तो बहरहाल
मैं एक बीच में लाइटर रिमार्क दे दिया है, लेकिन उसकी पहले हल्ले में जो है इट वाज सो कंक्लूसिव एंड सो डिसाइसिव कि उन्होंने जो आना जाना या नखरे हो रहे थे वो सारे के सारे कोलैप्स हो गए और उन्होंने वाज़े कर दिया। आई थिंक इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली बाय आफ्टरनून इट वाज ऑल ओवर। बहुत शुक्रिया वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद। बता रहे हैं कि जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया तो भारत ने किसी एक मुल्क से नहीं, सिर्फ अमेरिका से नहीं, बल्कि 5 ममालिक के जरिए पैगाम भिजवाया डीएस्केलेशन का, इंगेजमेंट का। पाक भारत हालिया टकराव से भारत की और दुनिया की तवक्कात के बरक्स पाकिस्तान को 5 बड़ी कामयाबियां मिली हैं। उनमें से पहली कामयाबी यह है कि पाकिस्तान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि भारत अगर पाकिस्तान के किसी इलाके पर फौजी कंट्रोल हासिल करना चाहता है तो ये नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान एक कंपीटिंग मिलिट्री पावर है। पाकिस्तान को दूसरा फायदा सिफारती लिहाज से हुआ है। माजी में जब भी भारत में दहशतगर्दी के हमले होते थे तो आमतौर पर पाकिस्तान अकेला रह जाता था और भारत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती थी, लेकिन इस दफ़ा भारत को ऐसी कोई सपोर्ट नहीं मिली, यहाँ तक कि अमेरिका से भी सपोर्ट नहीं मिली। दुनिया के दीगर ममालिक ने भी न्यूट्रल रवैया रखा और दोनों ममालिक पर कशीदगी कम करने पर जोर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान को जो तीसरी कामयाबी मिली वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। माजी में जब भी ऐसा कोई वाक़या होता था तो हमेशा आलमी मीडिया में पाकिस्तान की मनफी कवरेज होती थी और भारतीय बयानिए को बहुत ज़्यादा जगह मिलती थी, मगर इस दफ़ा सूरत हाल इससे उलट थी। न सिर्फ 6 और 7 मई को पाकिस्तान पर भारत के हमले और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के दौरान आलमी मीडिया पर पाकिस्तान को बहुत मस्बत कवरेज मिली और अफवाज पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा गया, बल्कि 22 अप्रैल को पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान की तरफ से भारत को तहकीकात की पेशकश और भारत के पास ठोस शवाहिद की अदम मौजूदगी को भी बैनुल-अक़वामी मीडिया में बहुत ज़्यादा कवरेज हासिल रही। CNN हो, BBC हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, फ्रांसीसी अखबार ले मोंड हो, स्काई न्यूज़ हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, ब्लूमबर्ग हो या रॉयटर्स हो, तकरीबन तमाम आलमी सहाफ़ती इदारों में पाकिस्तान की पेशकश और अस्करी टकराव के दौरान पाकिस्तान के मौक़िफ़ और कामयाबियों की बहुत ज़्यादा मस्बत कवरेज देखी गई। पाकिस्तानी हुकूमत के वज़रा, सफ़ीरों, रिटायर्ड जर्नल्स और बिलावल भुट्टो अंदाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा। इसके अलावा पाकिस्तान को चौथी बड़ी कामयाबी ये मिली है कि मसला कश्मीर दोबारा दुनिया की नज़रों में आ गया है। भारत की मुसलसल कोशिश थी कि आर्टिकल 370 ख़त्म करने के बाद कश्मीर को एक सेटल्ड इशू समझा जाए, मगर इस तनाज़े के बाद दुनिया के सामने ये फिर वाज़ेह हो गया कि कश्मीर एक बहुत बड़ा मसला है जो 2 एटमी क़ुव्वतों को किसी भी वक्त जंग के दिहाने पर ला खड़ा कर सकता है। इसके अलावा अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात की असल वजह करार देते हुए अपनी पोस्ट में कहा कि वो मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार है। इसके अलावा कश्मीर पूरी दुनिया के डिप्लोमेटिक सर्कल्स में बहस का मौजू बन गया है और ये बात हो रही है कि मसला कश्मीर को दुनिया भूली हुई थी, हालांकि ये एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट है और किसी भी मौके पर पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान को इस सूरत हाल से मिलने वाली 5वीं बड़ी कामयाबी अमेरिका और मगरबी ममालिक के पाकिस्तान के साथ रवैये से मुताल्लिक है। अरसे से अमेरिका और मगरबी ममालिक ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ क्लब कर दिया था और भारत को अलग से डील करना शुरू कर दिया था, मगर हालिया क्राइसिस के दौरान, हालिया वज़ीर आज़म मोदी की गलती के बाद मुसलसल ये तासुर उभरा कि पाकिस्तान और भारत दोबारा क्लब हो गए हैं और कुछ हद तक ये भी नजर आया कि अमेरिका और मगरबी ममालिक के लिए दोनों ही अहमियत के हामिल हैं। अलबत्ता ये बात ज़रूर हो सकती है कि भारत उनके लिए ज़्यादा अहम हो, लेकिन वो भारत को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर तनहा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि भारत खित्ते में जो सुप्रीमेसी कायम करना चाह रहा है वो अमेरिका और मगरबी ममालिक के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर सकती है। इसलिए वो शायद ये समझते हैं कि पाकिस्तान को उन्हें अपने साथ रखना पड़ेगा, जबकि इस सारी सूरत हाल के तशवीशनाक पहलू भी हैं। पहला ये कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का थ्रेशोल्ड मजीद कम हो गया है और कोई भी दहशतगर्द हमला दोनों ममालिक को एक दूसरे की सरहदों में कार्रवाई करने और ड्रोन्स और मिसाइल हमले करने की हद तक ले जा सकता है। भारतीय वज़ीर आज़म इसे एक न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि दहशतगर्दी होगी तो ना तहकीकात होगी, ना सबूत सामने लाए जाएंगे, ना दहशतगर्द पकड़े जाएंगे, बल्कि सरहद पार कार्रवाई की जाएगी। और भारत में अगर नरेंद्र मोदी पर कोई सियासी दबाव बढ़ा तो वो दोबारा भी 2 न्यूक्लियर आर्म ममालिक को आमने सामने खड़ा कर सकते हैं। दूसरा तशवीशनाक पहलू यह है कि जहां पाकिस्तान को सिफारती सतह पर कामयाबियां मिली हैं तो वहीं पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी मीडिया में उसके माजी को लेकर दहशतगर्दी के हवाले से सवालात का सामना बहरहाल करना पड़ा और इस सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना आइंदा के लिए ज़रूरी है। ना है कि मोदी का यह दावा किस हद तक दुरुस्त है कि यह न्यू नॉर्मल है, आइंदा दहशतगर्दी हुई तो भारत इसी किस्म की कार्रवाइयाँ कर सकता है। क्या मोदी को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज साहब मौजूद हैं, साबिक कोर कमांडर लाहौर कोयटा, साबिक DGMO। जनरल साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। जब ये सारा मामला हुआ उससे पहले आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे और आपने कहा था कि हमारी तैयारी पूरी है, तफसीलात में नहीं बता सकता, अगर वक्त आया तो नजर आ जाएगा। और जाहिर है पूरी कौम ने देखा और पूरी कौम जो अब अमन आया है उस सब के नतीजे में उस पर खुश भी है। अब वज़ीर आज़म मोदी जब ये कह रहे हैं कि हम परखेंगे पाकिस्तान को, और यानी कि वो ये इंदिया दे रहे हैं कि दोबारा ऐसी कार्रवाई करेंगे अगर कोई दहशतगर्दी का वाकया हुआ, तो जो गुज़िश्ता 4-5 दिन में हुआ उससे एक डिटरेंस क्रिएट हो गई है कि आइंदा भारत ऐसा नहीं कर सकता, या एक जो थ्रेशोल्ड है वो लो हो गया है कि कोई भी दहशतगर्दी का वाकया और फिर ये कुछ हो रहा होगा? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो डिटरेंस होती है ये रैशनल एक्टर्स के दरमियान में होती है, और जो इर्रेशनल एक्टर्स होते हैं, जिस तरह इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का मुजाहरा किया भारत की सरकार ने और फिर वो करते ही चले गए, और उसके बाद फिर ये उन्होंने एक पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड, और उसके बाद एकदम से सीज फायर, बाकी तफसीलात आपको पता है कि सीज फायर कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो मेरा ख्याल है कि जो वहाँ पे जेन्युइन स्ट्रेटेजिक समझदार माइंड्स हैं, उनकी मिलिट्री है, उनके और लोग हैं, उनको बिल्कुल ये क्लियर मालूम पड़ गया कि पाकिस्तान के साथ इस तरह नहीं किया जा सकता। सारी दुनिया को ये पता चल गया कि पाकिस्तान के साथ नहीं किया जा सकता। कन्वेंशनल कैपेबिलिटी भी पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो भारत को आपने 10 मई के वाक़यात और उससे पहले 6-7 की रात और उसके दरमियान वो जो प्रोवोक करते रहे, सब मालूम है। एक्चुअली उनके एनालिस्ट को भी पता है, सबको पता है, अब तो दुनिया सारी देख रही है। तो अब ये कह देना इज़ अ साइन ऑफ अ मैन हुज लॉस्ट द प्लॉट, जिसकी गेम अभी इज लॉस्ट इट। तो अब उसने कुछ तो कहते रहना है अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, बट आई थिंक डिटरेंस हैज बीन रीएस्टैब्लिश्ड। और डिटरेंस का सादा मतलब यह है कि 2 न्यूक्लियर मुल्कों के दरमियान में जिनकी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी भी बहुत ही मैचिंग हो, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने डिस्प्ले किया कि आर कन्वेंशनल कैपेबिलिटी इन मैनी वेज इज बेटर देन इंडिया। तो इसमें लड़ाई की बातें करना बेवकूफ़ी की बातें हैं, और ये शायद अब इंडियन लोगों को, इंडियन बाकी जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटीज़, उनको ये देखना पड़ेगा कि भारत का जितना नुकसान मोदी साहब ने किया है इन पिछले 10-15 दिनों में, क्रेडिबिलिटी में, स्टेचर में, हर लिहाज से, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, एंड इट इज़ अ साइन ऑफ एन इररिस्पॉन्सिबल स्टेट बिहेवियर, जिस पे अभी भी वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक ही इज ट्राइंग टू सेव फेस, which is not possible now. मतलब अब जाहिर है बहुत रिसेंट तक आप मिलिट्री में मौजूद थे। एज ऑफ नाउ अगर आप मिलिट्री में होते तो आप ये जो मोदी साहब ने तकरीर की, जिसमें जाहिर है वहाँ पर ये जितने भी आप सवालात कह रहे हैं वो होना शुरू हो गए हैं, कांग्रेस भी कर रही है और जो कुछ इंडिपेंडेंट माइंड्स हैं वो भी कर रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली इंडिया आइसोलेटेड नज़र आया, पाकिस्तान चीन एक कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग नज़र आया, साथ में मिलिटरीली जो है वो इंडिया एम्बेरस हुआ, तैयारे इंडिया के गिर गए। बट आप अगर होते तो आप अभी भी नज़र रखते, या आपके ख्याल में अभी इत्मीनान का वक्त है और आगे जाके कहीं ना कहीं डायलॉग का रास्ता निकल आएगा? ये वज़ीर आज़म मोदी को समझ में आ गई है, बेशक डोमेस्टिक ऑडियंस को कुछ भी बता रहे हो। देखिए, डायलॉग का रास्ता तो बहरहाल निकलना है, आज निकले, साल के बाद निकलना है, बिकॉज दोनों मुल्कों के दरमियान में मामलात पीसफुली और डायलॉग से हल होने हैं। लेकिन जो पक्ष में आपने मेरे से एक सवाल पूछा और बड़ा अच्छा सवाल है कि जी अगर आप फौज में होते तो आप किस तरह सोच रहे होते, तो हम इस तरह सोच रहे होते कि हम अपनी तैयारी पूरी रखते, हम अपने गार्ड्स को लोअर ना करते। हमारा इंटेलिजेंस का एक इकोसिस्टम है जो स्ट्रेटेजिक लेवल से ऑपरेशनल लेवल और टैक्टिकल लेवल पे भारत की चीज़ों को देख रहा होता है, हम देखते रहते, हम उनकी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट को देखते रहते, और हम अपने डॉक्ट्रिन को, अपनी कैपेबिलिटी को उसके साथ साथ अपग्रेड करते रहते। वो क्यों करते? उसका बड़ा सिंपल वजह है कि हमारा टास्क है एज अ मिलिट्री, जो हमें दिया गया स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, कि हमने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को हर सूरत में डिफेंड करना है, हमने दुश्मन को डिटर करना है। अगर वो खुदा न खास्ता इर्रेशनल दुश्मन है और वो डिटरेंस को तोड़ने की कोशिश करता है जैसे कि की गई, तो हमने डिटरेंस रीस्टैब्लिश करनी है फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, जो पाकिस्तान के मिलिट्री ने विद द हेल्प ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान
और तमाम पाकिस्तान के जो एलिमेंट्स हैं, जिसमें हमारा मीडिया भी शामिल है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, पाकिस्तान के अवाम है, पाकिस्तान की मिलिट्री है, पाकिस्तान की एयरफोर्स है। लेट मी टेल यू, लेट मी प्रेजेंट माई अल्लाह भी प्रेज सबसे पहले लेट मी प्रेजेंट माई great compliments to Pakistan Air Force, Pakistan Army and great compliments to Pakistan Navy, जिनका बहुत कम लोगों को पता चलता है कि वो कैसे पाकिस्तान के समंदरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो हमारा काम है ये, वी विल कंटिन्यू टू मॉनिटर व्हाट इज गोइंग ऑन देयर एंड कीप आवर कैपेबिलिटी अप टू स्पीड। साहब, और मिलिटरीली अगेन आपके ख्याल में टर्निंग पॉइंट क्या था जब हमने उनके तैयारे मार गिराए और बैनुल अक़वामी मीडिया में हेडलाइंस लग गई और बात हो रही थी कि पाकिस्तान ने जो भारत ये सोच रहा था कि उसकी सुपीरियॉरिटी है, उसको उस इंप्रेशन को ख़त्म कर दिया, मगर उसके बाद भी उन्होंने ड्रोन भेजे, फिर मिसाइल हमले कर दिए। तो टर्निंग पॉइंट क्या था? हमारा जवाबी मिसाइल हमले करना, उनके S-400 को इनफेक्टिव करना, क्या आपके ख्याल में टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से वो सीज फायर पर माने? देखें जी, दुनिया ने पहले उनको समझाने की कोशिश की, या जितनी भी की, इंडियंस वेंट हेड विद व्हाट दे वांटेड टू डू, और उसमें 6-7 की रात बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट था। और मेरा ख्याल है कि शायद ये वेस्ट के लिए भी इट वाज आल्सो अ बिट ऑफ अ सरप्राइज। इंडियंस के लिए तो ये सरप्राइज था ही था। उनका ये ख्याल था कि शायद इंडियंस हैव enormous say domination over Pakistan, और वो अपनी सर्जिकल स्ट्राइक और whatever they want to call it, इसके साथ they will get away with it. They did not get away with it. They suffered tremendous losses. इस पे तो पेपर्स लिखे जाएंगे, बातचीत होगी। It was a classic एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और बाकी सारी चीज़ें उसमें शामिल। पाकिस्तान का जो इकोसिस्टम था ऑफ देयर डिफेंसिव रिस्पांस दैट वाज वेरी सुपीरियर, और उस पे अब लोग बात करें। तो टर्निंग पॉइंट तो वहां से शुरू हो गया था। फिर उस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए उन्हें अपने जहाज तो पीछे कर लिए, बट अपने ड्रोन्स के साथ आने शुरू हो गए, एंड देयर ड्रोन्स वर आल्सो डिस्पोज्ड ऑफ। And then Pakistan struck, and this was too much because you broke their आपने उनका एयर डिफेंस सिस्टम ऑलमोस्ट बिल्कुल आपने उसको तबाह कर दिया था। आपने उसका S-400 खत्म कर दिया, आपने उसके राइफल्स डाउन कर दिए, आपने उसके एयर बेसिस खत्म कर दिए, आपने उनकी मिसाइल साइट्स खत्म कर दी, आपने उनके स्टोरेज डंप्स खत्म कर दिए, आपने वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स जिन्होंने हमारे सिविलियंस पे फायर ऑर्गेनाइज कराया था लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से, आपने वो डिस्ट्रॉय कर दिए। सो दिस वाज इट वाज नॉट गोइंग इन इंडियाज फेवर एट ऑल। तो इसलिए फिर द टाइड turned, and the tide turned at a place and point जहाँ पे पाकिस्तान was on top of the things। मतलब और मगर जनरल साहब, ये तो नहीं हो सकता कि वहाँ पर भारतीय डिफेंस फोर्सेस को ये पता ना हो कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ क्या है। ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो मिसाइल कुव्वत है वो भी पब्लिक है, पाकिस्तान की जो एयर पावर है वो भी पब्लिक है कि पाकिस्तान के पास कितने जहाज़ किस किस्म के हैं। क्या ये सरप्राइजिंग था उनके लिए कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी है पाकिस्तान में, कि हमारे पायलट्स की गुफ्तगू भी सुनी जा रही थी, या फिर जो हम कार्रवाई कर रहे हैं उसकी मुकम्मल तौर पर मॉनिटरिंग थी? क्या आपके ख्याल में सरप्राइजिंग था, या क्या ऐसी चीज़ थी जिसको उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया? मेरा ख्याल है कि दो चीज़ें बड़ी इसमें क्रूशल हैं। एक, दे वर पुश्ड इन अ रॉन्ग वॉर बाय देयर पॉलिटिकल लीडरशिप। दूसरा, मुझे ये मानने में ज़रा अजीब सी, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी एज अ प्रोफेशनल टू से कि इंडियन मिलिट्री को हमारी कैपेबिलिटी का नहीं पता था। लेकिन अब मुझे ये महसूस हो रहा है कि वाकई कुछ हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं। अभी तो बहुत थोड़ी डिस्प्ले हुई, एंड आई एम टेलिंग यू विद लॉट ऑफ ऑनेस्टी, थोड़ी सी डिस्प्ले की है पाकिस्तान ने अपनी कैपेबिलिटीज़। तो उनको हमारी जो कैपेबिलिटी ऑफ इंटीग्रेटिंग अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द satellites down to the submarines and then putting them together into a full effect, ये शायद उनको नहीं अंदाजा था इसका, और मेरा ख्याल है कि they were surprised। बहुत शुक्रिया जनरल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। ब्रेक शामिल करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर भारत में तनकीद हो रही है, दुनिया में तनकीद हो रही है, मजाक बनाया जा रहा है, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। कई दिनों की कशीदगी के बाद हफ्ते को पाकिस्तान और भारत के दरमियान पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के चंद ही घंटों बाद जंगबंदी हो गई थी। इस हालिया कशीदगी और जंग जैसी सूरत हाल में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, और पाक फिजाइया खास तौर पर फातेह के तौर पर सामने आ रही है, जिसने 5 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए हैं, जिनमें 3 जदीद फ्रांसीसी साख्ता रफाल तैयारे भी शामिल हैं। आलमी मीडिया भी तस्दीक कर रहा है कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान के तकरीबन 35 और भारत के तकरीबन 80 लड़ाका तैयारे आमने सामने थे।
मगर अददी बढ़तरी न होने के बावजूद पाक फिजाइया ने भारतीय फिजाइया को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। आलमी मीडिया की तस्दीक के साथ साथ पाकिस्तान अपनी प्रेस ब्रीफिंग में भी मुकम्मल तफसीलात के साथ अपने दावों को दुनिया के सामने पेश कर रहा है और साबित कर रहा है। और अब तो भारत ने भी तस्लीम कर लिया है कि उन्हें जंग के दौरान काफ़ी नुकसान पहुंचा है, मगर अपनी ही मीडिया की जानिब से सवालात के बावजूद भारतीय फौज न सिर्फ अपने नुकसानात की तफसीलात बताने से गुरेज कर रही है, बल्कि वो अब भी पाकिस्तान की फिजाइया को नुकसान पहुंचाने का दावा कर रही है, जिसकी वो खुद भी तस्दीक नहीं कर पा रही है। और बैनुल-अक़वामी मीडिया भी सिर्फ भारतीय फिजाइया को होने वाले नुकसानात की तस्दीक कर रहा है। कल जब भारतीय फौज की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उनसे रफाल गिरने का सवाल हुआ तो उन्होंने नुकसानात की तरदीद ना करते हुए तस्लीम किया कि जंग में नुकसानात तो होते रहते हैं। Can you give a number of assets we lost, because there's been a lot of speculation going on, international media writing a lot of things about our platforms, including Rafale. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? We are in a combat scenario and losses are a part of combat. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose, at this time, I would not like to comment on that because we are still in combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. 2019 में जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट करके भारत के तैयारे गिराए थे और अभी नंदन नामी पायलट को हिरासत में ले लिया था, उस वक्त भी भारत ने यह झूठा दावा कर दिया था कि उसने एक पाकिस्तानी F-16 तैयारा गिरा दिया है। लेकिन भारत अपने इस दावे के सबूत के तौर पर कोई शवाहिद पेश नहीं कर सका था और जाहिर है बाद में साबित हो गया कि ऐसा कुछ नहीं था, वरना कंपनी ही इस बात की तस्दीक कर दी थी। और अब जब पाक फिजाइया ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में मरकजी किरदार अदा किया है तो भारत ऐसा कोई दावा भी करने से कासिर है कि उसने पाक फिजाइया का कोई तैयारा गिराया हो या उसे नुकसान पहुंचाया हो। इससे वाज़े तौर पर भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की फिजाई बढ़तरी साबित होती है और पाकिस्तान का यह दावा है कि उसने 6 और 7 मई की दरमियानी रात 5 भारतीय तैयारे मार गिराए हैं, जिनमें 3 रफाल तैयारे भी शामिल हैं, जिनकी खुद फ्रांसीसी ओहदेदार समेत आलमी मीडिया से भी तस्दीक सामने आ रही है। और फिर अमरीकी हुकाम ने भी पाकिस्तान की जानिब से भारतीय तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर दी थी। खुद भारतीय सहाफ़ी आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स का हवाला देकर भारतीय फौज के झूठ पर सवालात उठा रहे हैं। रियलाइज कर लिया कि जो भारत की एयर डोमिनेंस थी, यानी कि जो एयर सुप्रीमेसी थी, वो खत्म हो गई। अब मैं दर्शकों के लिए, इस समय हमारे साथ हजारों व्यूअर्स इस समय पब्लिक इंडिया पर जुड़े हुए हैं, मैं ये सिर्फ लोगों के लिए बताना चाह रही हूं कि वी आर कोटिंग अ स्टोरी फ्रॉम टेलीग्राफ। J-10Cs, PL-15s मिलाकर चाइना और पाकिस्तान ने एक ऐसा इनविजिबल नेटवर्क बनाया है जिसकी वजह से हमारे पायलट्स ट्रैप हो गए। पायलट या पायलट्स, आई एम टोटली गोइंग बाय व्हाट टेलीग्राफ स्टोरी। इसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स हैड बीन असेंबलिंग फॉर डेज nearly 180 aircraft concentrated on the western front. The goal was clear. भारत ने ये सोचा था कि बालाकोट हम रिपीट कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि चाइनीज J-10C फाइटर्स स्लीक और साइलेंट, यानी कि बिना आवाज करने वाले ये चाइनीज J-10C फाइटर्स थे। PL-15 मिसाइल्स, मैक 5 हंटर्स विथ ओवर 300 किलोमीटर रेंज, जिनका इस्तेमाल चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर किया। और जो राफेल था, राफेल जिसकी वैल्यू $250 मिलियन बताई जाती है, इट वॉज रिपोर्टेडली शॉट डाउन। I am not saying this that the Rafale was shot down. This is a report of Telegraph which clearly says that the Rafale was shot down, and the second Rafale did not make it back. Means जो दूसरा Rafale था वो शायद गया ही नहीं। The Spectra EW system, अब इस सिस्टम पर ध्यान से देखिएगा, Spectra EW system designed to protect the Rafale was overwhelmed, यानी कि जो एक लेयर, जो राफेल को प्रोटेक्ट करने वाला लेयर था, उसको भी ध्वस्त करने की कोशिश की गई इस किल नेटवर्क द्वारा। और ये जो किल नेटवर्क है, इसको चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया और ये AI गाइडेड था, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसको गाइड किया गया था। सोचिए कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी ये यूज की गई। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।